हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन, जिसमें साहित्य के इतिहास की परंपरा, काल विभाजन और नामकरण को लेकर के विभिन्न हिंदी साहित्य से संबंधित पुस्तकों की रचना की गई है। इसमें कौन सी रचना किस सन में की गई है, कौन सी रचना का वर्ण विषय क्या है, रचना की भाषा क्या है, साथ साथ रचना की विषय वस्तु क्या है, किस वर्ग के अंतर्गत रख करके, किस सिद्धांत के अंतर्गत रख करके इन रचनाओं को लिखा गया, हिंदी साहित्य में आने वाले समस्त संप्रदायों में कौन कौन से संप्रदायों का वर्गीकरण के आधार पर साहित्य की रचना की गई। तो आज इन्हीं सब परीक्षा में आने वाले प्रश्न उत्तरों के विषय वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर गंभीर और संपूर्ण चर्चा करेंगे, क्योंकि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। इनका वर्ण विषय पूछा जाता है, इन रचनाओं की विशेषताएं पूछी जाती हैं, साथ साथ इसकी भाषा क्या थी इसके बारे में पूछा जाता है, और यह भी पूछा जाता है कि किस रचना में किस विषय वस्तु पर विशेष ध्यान दिया गया है। जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे हिंदी साहित्य के इतिहास की रचनाओं में कालक्रम को ध्यान में रखकर लिखा गया, तो कुछ कवियों के कालक्रम के आधार पर रचनाओं को लिखा गया, तो कुछ काव्य प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकरण किया गया हिंदी साहित्य का। तो जो भी संपूर्ण विषय वस्तु परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, इन सभी को हम आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है हिंदी साहित्य से संबंधित। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और यदि पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो चलिए आज हम बिना देर करते हुए शुरू करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की इन विभिन्न परंपराओं को, जिसमें काल विभाजन और नामकरण। यहाँ हम सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों को पढ़ेंगे, साथ साथ उनके रचनाकारों को देखेंगे। तो जो पहला ग्रंथ है हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित, वो है इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया है गार्सा द तासी के द्वारा। किसके द्वारा? गार्सा द तासी फ्रेंच विद्वान है, जिन्होंने सबसे पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधित पुस्तक लिखी, जिसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी। फ्रेंच भाषा में यह पुस्तक लिखी गई थी, पहली हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक। बात करें तो इसमें प्रथम भाग का प्रकाशन सन 1839 ईस्वी में, वहीं द्वितीय भाग का प्रकाशन सन 1847 ईस्वी में हुआ। वहीं सन 1871 ईस्वी में इसका दूसरा संस्करण निकला। तो प्रथम भाग 1839, द्वितीय भाग 1847। और बात करें संस्करण की तो 1871 में दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। विशेषतर प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग के प्रकाशन वर्ष के बारे में पूछा जाता है। गार्सा तासी की पुस्तक है। अगला है शिव सिंह सरोज, जो कि सन 1883 ईस्वी की पुस्तक है। शिव सिंह सेंगर की शिव सिंह सरोज। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी की पुस्तक है जॉर्ज ग्रियर्सन की, जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई थी। यह भी पूछा जाता है कि किस पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई थी, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान प्रकाशित हुई थी सन 1888 ईस्वी में, जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है। अगली जो रचना है वो है मिश्र बंधु विनोद, जो कि 4 भागों में प्रकाशित है। मिश्र बंधुओं की प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में किया गया था। ये प्रकाशन वर्ष के साथ पुस्तक पूछी जाती है, तो ध्यान दीजिएगा। मिश्र बंधु विनोद 4 भाग हैं इसके। प्रथम 3 का प्रकाशन 1913 तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। मिश्र बंधु इसके रचनाकार है। मिश्र बंधुओं में आते हैं कौन कौन, तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन तीनों का नाम भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन कौन इसमें शामिल थे या कौन शामिल नहीं थे। ऐसे तो आपका याद रखना होगा गणेश, श्याम और सुखदेव। ठीक है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो पुस्तक रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी हुई है। आप जानते भी है हिंदी साहित्य का इतिहास बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है रामचंद्र शुक्ल जी की, जो कि नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित हुई थी हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। किसके रूप में? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित हुई थी। सन 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। प्रकाशन वर्ष के साथ रचनाएं पूछी जाती है, तो बार बार मैं कह रही हूँ ध्यान दीजिएगा। और इन रचनाओं का क्रम भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सी साहित्य इतिहास की रचना पहले लिखी गई थी, कौन सी बाद में लिखी गई थी। तो प्रकाशन वर्ष ध्यान दीजिएगा। अगला है हिंदी साहित्य की भूमिका
सन 1940 ईस्वी की हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, हिंदी साहित्य की भूमिका। वही हिंदी साहित्य का आदिकाल भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, जो कि सन 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, हिंदी साहित्य का आदिकाल। अगला है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। सन 1938 ईस्वी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखी गई थी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये देखिए, आलोचनात्मक जो इतिहास है, ये संपूर्ण ग्रंथ जो है 7 प्रकरणों में विभक्त है। ये भी परीक्षा में प्रश्न कई बार देखने को मिला है कि ये जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, ये कितने प्रकरणों में विभक्त है। तो ये 7 प्रकरणों में विभक्त है और इसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास जो है, जो कि 16 भाषाओं में प्रस्तुत है और इसके 18 भाग है। तो हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा वृहत इतिहास है। इस हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास के रचनाकार कहाँ है? तो ये नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, लिखी गई थी। किसके द्वारा? नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा। ये पूरा वृहत इतिहास है, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। 16 भाषाओं में है ये प्रस्तुत है और साथ साथ इसमें कितने भाग है? तो 18 भाग है इस वृहत इतिहास के, तो ध्यान दीजिएगा। अगला हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन की 1944 ईस्वी में लिखी हुई। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके संपादक डॉक्टर नगेंद्र है। ये भी प्रश्न अक्सर देखा जाता है कि संपादक कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त की रचना है। वही हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की रचना है। अगला है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बड़ा प्रसिद्ध है, बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास। वही आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर सिंह का है, प्रवृत्तियों के ऊपर नामवर सिंह ने लिखा है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा जी की है। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र की है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी की है। हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियां शिव कुमार शर्मा जी की है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी जी की, और सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली ये रचना है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। अगला है आधुनिक साहित्य, यह भी नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। अगला है हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, अज्ञे जी की रचना है, आधुनिक परिदृश्य के बारे में अज्ञे जी की। हिंदी भाषा का विकास सन 1924 ईस्वी में श्याम सुंदर दास की है। वही हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी की श्याम सुंदर दास की ही है। तो श्याम सुंदर दास ने 2 इतिहास से संबंधित ग्रंथ लिखे जो कि भाषा के विकास से संबंधित है। हिंदी भाषा का विकास और हिंदी भाषा और साहित्य, श्याम सुंदर दास की दोनों रचनाएं हैं। अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी की रचना है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, तो विवेचनात्मक इतिहास डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री जी की रचना है। हिंदी भाषा उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी जी की रचना है, उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर अंग्रेजी में सन 1918 ईस्वी की रचना है पादरी एडविन ग्रिप्स की, कहीं कहीं एडविन ग्रिप्स के नाम से भी देखा गया है। तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रिप्स। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK है इसके रचनाकार, कौन? FEK। वही हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास चतुरसेन शास्त्री जी की रचना है, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। आगे देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो रचित इतिहास ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और परीक्षाओं में पूछी जाती है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की इतिहास से संबंधित कौन सी रचना है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल। आगे हम देखेंगे, देखिए नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा कुछ प्रकाशित ग्रंथ हैं। इनमें से जो महत्वपूर्ण है वो 2 ग्रंथ है। हिंदी का लोक साहित्य हिंदी का लोक साहित्य, इसके जो संपादक है वो है राहुल सांकृत्यायन। वही रीतिबद्ध काल संपादक इसके डॉक्टर नगेंद्र है। तो ये लोक साहित्य राहुल सांकृत्यायन और रीतिकाल में रीतिबद्ध काल डॉक्टर नगेंद्र, ये दोनों नागरी प्रचारणी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ है और ये दोनों इनके संपादक हैं। हम आगे चलेंगे, आगे देखेंगे डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासने ने तासी यानी गारसा तासी के ग्रंथ में क्या माना है कि सन 1952 ईस्वी में हिंदुई साहित्य के इतिहास के नाम से इसका अनुवाद किया है। किसने किया है? विशेषकर आपको यही देखना है कि लक्ष्मी सागर वासने ने
गारसद तासी के ग्रंथ का, ठीक है, उनमें जो भी कवि थे, लेखक थे, उनका विवरण था, जो भी था, इसका हिंदी में अनुवाद किया है सन 1952 ईस्वी में। किस नाम से? तो हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से लक्ष्मी सागर वासने ने तासी के ग्रंथ का अनुवाद किया है। अगला है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने डॉक्टर ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किया है, जो सन 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो किसने ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किया? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने ग्रियर्सन के जो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, इसका अनुवाद किया। तो ये सभी रचनाएं पूछी जाती हैं कि किसने अनुवाद किया है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है तज़किरा-ए-शुराए हिंदी, ये मौलवी करीमुद्दीन की रचना है, ये भी महत्वपूर्ण है, मौलवी करीमुद्दीन की तज़किरा-ए-शुराए हिंदी। वही मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किरा-ए-शुराए हिंदी, ये जो पुस्तक है सन 1848 ईस्वी में जिसका प्रकाशन हुआ था, इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 रखी है। ठीक है, कितनी रखी है? 1004 रखी है, जिसमें हिंदी के कवियों की बात करें, हिंदी के कवियों की संख्या की बात करें तो ये संख्या मात्र 62 है, अर्थात 1004 कवियों में केवल 62 हिंदी के कवियों को इन्होंने शामिल किया था। वहीं कालक्रम का तो ध्यान इसमें रखा गया है, किसमें? तो तज़किरा-ए-शुराए हिंदी में, जो कि मौलवी करीमुद्दीन की रचना है, इसमें कालक्रम का ध्यान रखा गया है, किंतु काल विभाजन और नामकरण की कोई चेष्टा नहीं की गई है। तो ये इसकी बड़ी कमी है कि काल विभाजन और नामकरण की कोई चेष्टा नहीं की गई है, केवल कालक्रम का ध्यान रखा गया है। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास जो किया था वो किया था गारसद तासी ने, जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे, और इनकी रचना भी अभी हमने पढ़ी भी, इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। तासी के इतिहास ग्रंथ की विशेषता की बात करें तो सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का वर्ण क्रमानुसार विवरण किया गया था, वर्ण क्रम के अनुसार। ठीक है, वहीं दूसरी इसकी विशेषता है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का यह प्रथम प्रयास था जो कि तासी ने किया था। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। अगला है शिवसी सरोज ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण है? तो शिवसी सरोज किसकी रचना है? शिवसी सेंगर की। इसमें लगभग 1 सहस्त्र यानी 100 कवियों का विवरण किया गया है। कवियों का विवरण है इसमें लगभग 100 कवियों का, यानी कि कुल 838 इसमें कवि शामिल है, जिसको हम लगभग 100 या 1 सहस्त्र कह सकते हैं। अगला है सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास यदि माना जाए तो किसे माना जाएगा? ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना गया है। लेखक और कवियों का कालक्रम के अनुसार वर्गीकरण करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया, और यही इनके ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता भी है, जिसके कारण सच्चे अर्थों में इसे हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा गया, क्योंकि इसमें जॉर्ज ग्रियर्सन ने लेखक और कवियों का जो वर्गीकरण किया उसको कालक्रम के आधार पर वर्गीकरण किया था। यहाँ हम आगे कुछ विशेषताओं को भी देख लेंगे। तो विशेषताओं की बात करें ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ की, जिसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो उसमें जो पहली विशेषता यही थी कि लेखक एवं कवियों का इन्होंने काल क्रम के अनुसार वर्गीकरण किया था। दूसरा है कि हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण इन्होंने किया। वहीं संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्र जो उर्दू थी उसको उससे पृथक किया। वहीं अपने ग्रंथ के आधार स्रोतों का उल्लेख करते हुए तटस्थता, प्रामाणिकता एवं ईमानदारी का परिचय दिया। अगला है ग्रंथ का काल खंडों में विभाजन तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक था। अगला है विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या इसमें की गई, साथ साथ उनसे संबंधित जो भी सांस्कृतिक परिस्थितियां और प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन इसमें किया गया। जो भी प्रेरणा स्रोत थे उसका उद्घाटन इस पुस्तक में किया गया। अगला है हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में किया गया। किसका विकास क्रम? हिंदी साहित्य का विकास क्रम। ठीक है, चारण काव्य के आधार पर धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में किया गया विकास क्रम। वही 16वीं 17वीं शती के युग यानी भक्ति काल को, 16वीं शताब्दी और 17वीं शती का जो युग है उसको हम क्या कहते हैं? भक्ति काल का युग है वो हमारा। तो भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना है ग्रियर्सन ने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं ग्रियर्सन की पुस्तक की, जिसके कारण सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम पुस्तक इसको माना गया।
आगे भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम मानने वाले कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ही है जिन्होंने भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा। आगे देखेंगे मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने कितने कवियों का विवरण दिया है? तो इसमें लगभग 5000 कवियों का यानी कि कुल 4511 कवियों का वर्णन मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने किया है। कितना? लगभग 5000 कवियों का वर्णन मिश्र बंधु विनोद में हुआ है। मिश्र बंधु विनोद का जो प्रमुख वैशिष्ट्य है अब हम उसे देखेंगे। जो पुस्तक का प्रमुख उसकी जो विशेषता है वो है कि कवियों के विवरण के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों का प्रकाश भी इसमें डाला गया है। यानी कवियों का विवरण तो प्रस्तुत किया ही गया है, साथ साथ साहित्य के जो विभिन्न अंग हैं उसका भी प्रकाश इसमें किया गया है। अगला है अनेक अज्ञात कवियों के साहित्यिक महत्व को इसमें स्पष्ट किया है, अर्थात अब तक जो कवि अज्ञात थे उनको भी इसमें ढूंढ के शामिल किया गया, उसके साहित्यिक महत्व को शामिल किया गया। अगला है कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करते हुए उनकी श्रेणियां इसमें बनाई गई कि उनका क्या है, एक दूसरे से क्या सापेक्षिक महत्व है और उसके आधार पर उनकी श्रेणियों का निर्धारण किया गया। तो इस प्रकार मिश्र बंधु विनोद की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। आगे साहित्य को जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब किसने कहा है? तो आचार्य शुक्ल जी ने कहा है कि साहित्य क्या है? जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। हिंदी साहित्य का इतिहास यदि आपने पढ़ा होगा तो उस पुस्तक में प्रारंभ में ही शुक्ल जी ने ये लिखा है, जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है साहित्य। अगला है पूरे भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित करने का सर्वप्रथम किसने प्रयास किया या सर्वप्रथम किसने प्रतिष्ठित किया? तो आचार्य शुक्ल जी ने ही पूरे भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटा था और शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर उसे प्रतिष्ठित किया था। किसने? शुक्ल जी ने। अगला आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर 4 भागों में विभक्त किया, जो कि इस प्रकार है। पहला तो है निर्गुण धारा और दूसरा है सगुण धारा। अब निर्गुण धारा के अंतर्गत इन्होंने ज्ञानाश्रयी शाखा व प्रेमाश्रयी शाखाओं को रखा, वही सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा व कृष्ण भक्ति शाखा को रखा। अगला है आचार्य शुक्ल के इतिहास की प्रमुख जो विशेषता है वो है कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनको रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन कर रहा है, यानी कि उनकी रचनाओं का इन्होंने साहित्यिक जो मूल्यांकन किया उसको इन्होंने प्रमुखता दी, ना कि कवियों के जीवन चरित्र को, बल्कि उनके रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को महत्व दिया आचार्य शुक्ल जी ने। किसने केशवदास को अलंकारवादी परवर्ती रीति काव्यों को रसवादी घोषित किया तथा केशवदास की जगह चिंतामणि त्रिपाठी को रीति परंपरा का प्रवर्तक माना है? तो चिंतामणि त्रिपाठी को रीति परंपरा का प्रवर्तक मानने वाले हैं आचार्य शुक्ल जी, और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किसने रीति परंपरा का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को स्वीकार किया है? तो आचार्य शुक्ल जी ने स्वीकार किया है। और केशवदास को इन्होंने क्या कहा है? तो अलंकारवादी कहा है। वही परवर्ती रीति काव्यों को इन्होंने रसवादी घोषित किया है और केशवदास की जगह चिंतामणि त्रिपाठी को रीति परंपरा का प्रवर्तक माना है शुक्ल जी ने। आगे भक्ति आंदोलन तदयुगी निराशा की देन है, संतमत इस्लाम के एकेश्वरवाद के प्रभाव सूचक है, प्रेमाख्यानक परंपरा सूफी से अनुकृत है, आदि मत किसके हैं? तो आदि सभी मत आचार्य शुक्ल जी के, जिसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण यह है कि भक्ति आंदोलन तदयुगी निराशा की देन कहा है शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन को, कि वो क्या था? उस समय के युग की निराशा की देन था भक्ति आंदोलन, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। अगला है साहित्यिक परंपराओं और प्रवृत्तियों को युग विशेष की चित्तवृत्ति के प्रतिबिंब के रूप में, किसके बिंब के रूप में? तो चित्तवृत्ति के प्रतिबिंब के रूप में आचार्य शुक्ल जी ने ही ग्रहण किया है ना, चित्तवृत्तियों की परंपरा को शुक्ल जी ही मानते हैं। अगला है साहित्यिक प्रवृत्तियों एवं परंपराओं के निर्माण में किसने परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित किया है? तो परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित किया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। साहित्यिक प्रवृत्तियों एवं परंपराओं में इन्होंने परंपरा को महत्व अधिक दिया है। अगला है निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी शाखा निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के स्थान पर प्रेम काव्य और संत काव्य नाम का प्रयोग किसने किया है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने प्रयोग किया। इन्होंने क्या कहा है? निर्गुण प्रेम मार्गी जो सूफी शाखा है उसको प्रेम काव्य और जो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा है उसको संत काव्य कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने।
अगला है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य, ठीक है, किसने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य नामक ग्रंथ का संपादन किया है, ठीक है, और साथ साथ हिंदी साहित्य को 3 कालों में, कौन कौन से, आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त किया है। किसने विभक्त किया 3 कालों में? तो धीरेन्द्र वर्मा जी ने। रासो काव्य परंपरा जैसी नई काव्य परंपरा का स्थापन भी धीरेन्द्र वर्मा जी ने किया है। किसका? रासो काव्य परंपरा का। आगे देखेंगे आचार्य शुक्ल द्वारा जो काल विभाजन किया गया था और जो नामकरण किया गया था। आगे देखेंगे आचार्य शुक्ल जी के द्वारा काल विभाजन एवं नामकरण जो किया गया था हिंदी साहित्य का। तो सबसे पहले आदिकाल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा, उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा और आधुनिक काल को शुक्ल जी ने गद्य काल कहा। बात करें समय सीमा की तो वीर गाथा काल की समय सीमा संवत 1050 से 1375, भक्ति काल की संवत 1375 से 1700, रीति काल की 1700 से 1900, वही गद्य काल की 1900 से 1984 ईस्वी तक शुक्ल जी ने मानी है। तो इस प्रकार ये नामकरण किया। इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। वहीं आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। किसने? शुक्ल जी ने। आगे देखेंगे ग्रियर्सन के द्वारा जो काल विभाजन किया गया था उसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि चारण काल। इन्होंने सबसे पहले प्रारंभिक जो काल था, आदिकाल जो था, उसको क्या कहा है? तो चारण काल कहा है। किसने? ग्रियर्सन ने। और बात करें कुल विभाजन की तो ग्रियर्सन ने कुल 12 विभाजन किए हैं हिंदी साहित्य के। तो आप देख सकते हैं कि कुल 12 काल विभाजन को प्रस्तुत किया है ग्रियर्सन ने। आगे देखेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में, किसने? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा ने। अब विशेषकर इसी को ध्यान रखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आगे हम देखेंगे कि आदिकाल का कुछ नामकरण और उसके कुछ नामकरण के प्रस्तोता है। जैसे आदिकाल को चारण काल कहा है ग्रियर्सन ने, प्रारंभिक काल कहा है मिश्र बंधु ने, आदिकाल जो नाम दिया गया है आदिकाल का वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रसाल के द्वारा दिया गया है, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा है, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन के द्वारा दिया गया है, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा दिया गया है, वही संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के द्वारा दिया गया है, वीर गाथा काल आचार्य शुक्ल जी के द्वारा दिया गया है। एक जोड़ लीजिएगा आप जो कि यहाँ पे नहीं है, अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल आदिकाल को कहा है धीरेन्द्र वर्मा जी ने। तो ये सभी आदिकाल के नामकरण है और प्रस्तोता आचार्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे हम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल किसने कहा है? सर्वप्रथम तो ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल कहा है। वही राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल की समय सीमा जो बताई है वो 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक बताई है। कितना? 760 से 1300 ईस्वी तक की समय सीमा बतलाई है सिद्ध सामंत काल की। और सिद्ध सामंत काल क्या है? राहुल सांकृत्यायन के आधार पर तो आदिकाल को इन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा है और इसकी समय सीमा 760 से 1300 ईस्वी बताई है। आगे हम देखेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा जो विभाजन किया गया है उसमें है संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। विशेषतः रामकुमार वर्मा जी के बारे में संधि एवं चारण काल को ही पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा रामकुमार वर्मा जी ने संधि या चारण काल आदि काल के लिए कहा है। आगे है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? तो संधि काल के अंतर्गत इन्होंने सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य का विवेचन किया। किसका? सिद्ध और जैन साहित्य का संधि काल के अंतर्गत रामकुमार वर्मा जी ने विवेचन किया है। वही डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने चारण काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? तो चारण साहित्य के अंतर्गत डिंगल साहित्य का विवेचन किया है रामकुमार वर्मा जी ने। अब डिंगल क्या है? तो डिंगल जो साहित्य होता है वो पश्चिमी राजस्थानी भाषा है, पश्चिमी राजस्थानी का एक साहित्यिक रूप है। तो वही डिंगल साहित्य की बात कर रहे हैं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल के अंतर्गत इसी पश्चिमी राजस्थानी जो साहित्यिक भाषा है जिसे हम डिंगल के नाम से जानते हैं उससे संबंधित जो भी विवेचन है वो चारण काल के अंतर्गत रखा, क्योंकि चारण कवियों के द्वारा इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता था, डिंगल साहित्य, डिंगल भाषा का, इसलिए इसको डिंगल साहित्य के नाम से भी हम जानते हैं। आगे आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है 10वीं शताब्दी से। किससे? 10वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है शुक्ल जी ने।
साहित्य का इतिहास लिखने में सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी काल विभाजन और नामकरण की। क्या थी समस्या सबसे बड़ी? तो काल विभाजन और नामकरण की समस्या सबसे बड़ी समस्या थी साहित्य का इतिहास लिखने में। वही बात की जाए काल विभाजन के मुख्य आधार की, तो काल विभाजन का जो मुख्य आधार था वो था प्रकृति विशेष का मूल प्रेरणा स्रोत। किसका? प्रकृति विशेष का मूल प्रेरणा स्रोत काल विभाजन का मुख्य आधार था। अगले गार्सा तासी ने अपने ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी में हिंदी उर्दू के कुल कितने कवियों को संग्रहित किया? तो कुल 738 कवियों को संग्रहित किया। याद रखिएगा, संख्या परीक्षाओं में पूछा जाता है। 738 कवियों को इन्होंने शामिल किया है, संग्रहित किया है, जिसमें 72 हिंदी के कवि थे, यानी कि मात्र 72 जो कवि थे वो हिंदी के थे और बाकी जितने कवि थे वो उर्दू के थे। आगे है इतिहास लेखन में शुक्ल जी का जो प्रथम कदम था वो क्या था? तो अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानना। ये सबसे पहला जो प्रयास था वही शुक्ल जी का महत्वपूर्ण प्रयास था, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानना। आगे आचार्य शुक्ल के इतिहास में विवाद का जो विषय था वो क्या था? आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देना। चूंकि शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल, और यही विवाद का विषय था शुक्ल जी के इतिहास में। अगला हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की जो प्रवृत्ति थी उसका आरंभ किसने किया? तो शुक्ल जी ने ही इसका प्रारंभ किया था, दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का। वहीं आचार्य शुक्ल जी द्वारा प्रस्तुत नामकरण में किन नामों पर विवाद रहा है? तो वीरगाथा काल और रीतिकाल पर यह विवाद रहा है। किस पर? तो वीरगाथा काल पर और रीतिकाल पर। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास सन 1930 ईस्वी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हरिऔध। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास में किस काल तक विवेचन किया है? तो रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास में केवल भक्ति काल तक ही विवेचन किया है। ध्यान दीजिएगा, केवल भक्ति काल तक विवेचन करते हैं रामकुमार वर्मा जी अपने इतिहास ग्रंथ में। आगे है जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कुल कितने रचनाकारों का परिचय दिया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कुल 952 कवियों की रचनाकारों का परिचय दिया है। कुल 952 रचनाकारों का परिचय ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में दिया है। और ग्रियर्सन का ग्रंथ का क्या नाम है? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला है हिंदी साहित्य में केवल प्रवृत्तिगत विभाजन या नामकरण सर्वप्रथम किसने किया है? तो केवल प्रवृत्तिगत विभाजन एवं नामकरण किया है ग्रियर्सन ने। वही साहित्य के इतिहास का कालगत विभाजन कर नामकरण किसने किया है? तो कालगत विभाजन कर नामकरण प्रस्तुत किया है मिश्र बंधुओं ने। किसने? मिश्र बंधुओं ने। आगे देखिए, जो मिश्र बंधु थे तो मिश्र बंधुओं द्वारा काल विभाजन एवं नामकरण इस प्रकार किया गया। तो प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल तथा वर्तमान काल। कौन कौन से काल? प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल एवं वर्तमान काल। ये जो आधार है मिश्र बंधुओं का काल विभाजन एवं नामकरण का, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये पूछा भी जाता है कि प्रारंभिक काल किसे कहा गया? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। ठीक है, फिर माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और फिर वर्तमान काल। ये 5 विभाजन है मिश्र बंधुओं के हिंदी साहित्य के इतिहास के। आगे देखेंगे, आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा था, तो हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर एवं ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों के लिए वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया है। किसका? शिव सिंह सेंगर एवं ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों के लिए वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया है। किसने? शुक्ल जी ने। वृत्त संग्रह से तात्पर्य क्या है? तो वृत्त संग्रह से तात्पर्य है साहित्यकारों व साहित्यिक रचनाओं का परिचय प्रस्तुत करने वाली कृतियां। क्या? साहित्यकारों एवं साहित्यिक रचनाओं का परिचय प्रस्तुत करने वाली कृतियां क्या है? वृत्त संग्रह। यह जो परंपरा थी नाभादास के भक्तमाल से 17वीं सदी से प्रारंभ होती है। कब से? नाभादास के भक्तमाल से। नाभादास की रचना है भक्तमाल और कई बार परीक्षा में पूछी गई है, तो ध्यान दीजिएगा कि यह परंपरा नाभादास के भक्तमाल से 17वीं सदी से प्रारंभ होती है। ऐसे ग्रंथों में 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता, भक्त नामावली, कविमाला, गुरु ग्रंथ साहब,
कालिदास हजारा, सतकवि गिराविलास आदि उल्लेखनीय है, जिसमें 252 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता, भक्त नामावली तथा गुरु ग्रंथ साहिब ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, ऐसे ग्रंथों में यानी कि कैसे ग्रंथों में, वृत्त संग्रह जैसे ग्रंथों में। अगला है 19वीं शताब्दी में वृत्त संग्रह के रूप में लिखी गई जो ऐतिहासिक ग्रंथ है वे कौन कौन से थे? तो तासीकृत इस्तवार द लिटरेतुर एंदु हिंदुस्तानी, मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया कातु शुअरा या तस्कीरा ई शुअरा ई हिंदी, ग्रियर्सन द्वारा द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इन तीनों को वृत्त संग्रह का रूप दिया गया है 19वीं शताब्दी में। ठीक है, वृत्त संग्रह के रूप में ये रचनाएं लिखी गई थी। अगला है जनता की चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। जनता की चित्तवृत्तियों की बात शुक्ल जी ही करते हैं। अगला, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया? तो आप जानते हैं फ्रेंच भाषा में लिखा गया गार्से तासी के द्वारा। वही हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है। कौन? हिंदी का संत काव्य। ये किसका मत है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत है। इन्होंने कहा है कि हिंदी का जो संत काव्य है वो पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है, संत काव्य। अगला है हिंदी के प्रेमाख्यानों का मूल स्रोत संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश की परंपराओं में किसने सिद्ध किया है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सिद्ध किया है। हिंदी के प्रेमाख्यानों का मूल स्रोत क्या है? तो संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश की काव्य परंपराएं हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इस प्रकार आपने संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित, नामकरण से संबंधित, पुस्तकों से संबंधित, उन पुस्तकों की विशेषताओं से संबंधित, कालक्रम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को पढ़ा। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे आदिकाल के बारे में। तो इसी प्रकार चैनल के साथ बने रहिए। पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।